नमस्कार दोस्तों, पार्थ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 10 बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं। 10 बैच का आज का सेकंड सेशन हमारा रहेगा, जिसमें हम सभी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं। कल की क्लासेस में हम लोगों ने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को टारगेट किया था, जिसमें मैंने थ्योरी के साथ में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। आज 10 बैच का सेकंड सेशन रहेगा, जिसमें बायोलॉजी से आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज हम टारगेट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन हमारा यहाँ से रहने वाला है। आज के सेशन में हम लोग स्पेशली बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन और भी अदर जैसे सेल बायोलॉजी, सेल टिश्यूज वगैरह, ये सभी के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है यहाँ पर, चीड़ का उदाहरण है। चीड़ एक पेड़ का नाम है। चीड़ क्या होता है इसको हम लोग डिटेल समझते हैं। देखिए, जब हम लोग पादप वर्गीकरण पढ़ते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो प्लांट क्लासिफिकेशन को मैं पूरा डिटेल आप लोगों को समझा देता हूं। दो प्रकार के पादप देखे जाते हैं। दो प्रकार के पादपों में नंबर 1 पर आता है क्रिप्टोगेम्स आता है, क्रिप्टोगेम्स, और एक आ जाता है फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और एक आ जाता है फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं, इसका एक नाम और भी होता है। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है नॉन फ्लोरिंग प्लांट, जिनके अंदर पुष्प नहीं हुआ करते हैं। जो बिना फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें हम लोग क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। तो ये अपुष्पी पादप के नाम से भी जाने जाएंगे, जिनके अंदर फ्लोरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। फेनेरोगेम्स क्या होते हैं? फेनेरोगेम्स का मतलब होता है पुष्पी पादप कि जिनके अंदर फ्लावरिंग देखने को आपको मिलेगी। पुष्पी पादप इन्हें हम लोग कहते हैं। ठीक है, जब इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं तो क्रिप्टोगेम्स प्लांट जो होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिनको हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि इस धरती पर जो सबसे पहले प्लांट पैदा हुए थे वो ग्रुप था थैलोफाइटा ग्रुप। तो नंबर 1 पर ये आ गए थैलोफाइटा, नंबर 1 पर आ गए थैलोफाइटा। नंबर 2 पर आ गए, इनसे थोड़ा सा अपडेट होकर चलेंगे हम लोग ब्रावोफाइटा की तरफ, और थर्ड नंबर पर आ जाता है टेरिडोफाइटा। थर्ड नंबर पर आ जाता है डियर टेरिडोफाइटा। ये हम लोगों ने क्रिप्टोगेम्स को डिवाइड किया। जो अपुष्पी पादप होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रावोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स की अगर हम बात करें तो फेनेरोगेम्स को मैं 2 टाइप में डिवाइड कर रहा हूं। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म, यानी कि इसको हम लोग बोल देते हैं अनागत बीजी पौधे या नन्हे बीजी पौधे, और एक होता है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, मैंने ये पूरा क्लासिफिकेशन आप लोगों को शो किया है। अब आप इस क्वेश्चंस को देखिएगा। यहां से थैलोफाइटा जो होता है पूरा का पूरा एक शैवालों का ग्रुप होता है, जिसके अंदर शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, ग्लोबुलिन एल्गी, इन सभी को यहां पर रखा जाता है। लाइकेन भी इसी से संबंधित होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ब्रावोफाइटा में भी हम लोग अलग-अलग प्लांट्स को पढ़ते हैं। यहां पर टेरिडोफाइटा, जिसे हम लोग क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं, इनके प्लांट को हम देखेंगे। पुष्पी पादपों में पहला जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट में 2 अलग-अलग पादप आते हैं, जैसे आपने साइकस का नाम सुना होगा, और एक होता है पाइनस। ये जो हमारा क्वेश्चन है पहला आज का, तो ये इसे हम लोग चीड़ का पेड़ भी बोलते हैं। चीड़ का पेड़ यानी कि पाइनस ट्री। अब ये क्या होता है देखिएगा, तो ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म का एक पादप होता है चीड़ का पेड़, पाइनस ट्री। तो जिम्नोस्पर्म में ये आएगा अनागत बीजी। अब मैं आपको बता दूं इससे क्वेश्चन क्या-क्या आ जाते हैं। जो पाइन ट्री होता है, इससे माचिस की तीली बनाई जाती है। माचिस की तीली जो होती है वो पाइन ट्री से बनाई जाती है। मैं आपको एक जानकारी और भी दूंगा, एग्जाम्स में आ जाता है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसको कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं हम लोग चिलगोजा को। जिम्नोस्पर्म का मेवा, क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का मेवा जो है वो चिलगोजा को कहा जाता है। चिलगोजा, ये चिलगोजा क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि जो चिलगोजा होता है, ये चिलगोजा जब पाइनस के बीज होते हैं हमारे पास, इस पाइनस के बीज को सुखाने के बाद में हम चिलगोजा का निर्माण करते हैं, और इसी चिलगोजा को हम लोग जिम्नोस्पर्म का मेवा के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आता है। चिलगोजा जो होता है, पाइनस के बीज को सुखाकर बनाया जाता है, चिलगोजा, और इसी चिलगोजा को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म का मेवा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आता है। एक और एक्स्ट्रा फैक्टर मैं आपको जानकारी दूंगा। पाइनस में क्या होता है कि पाइनस में एनीमोफिली एक प्रोसेस होती है, जिसमें वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है।
कि इनके नर भाग से जो परागकण होते हैं वो मादा भाग या जाया के वर्तिकाग्र पर हवा के द्वारा पहुंचते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं, यानी कि वायु परागण। अब जब पाइनस के पेड़ से जब परागकण एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं वायु के द्वारा, तो ये पीले बादल के रूप में दिखाई देते हैं। और पीले बादल की इस घटना को हम लोग सल्फर शावर के नाम से जानते हैं कि सल्फर शावर क्या होता है। तो सल्फर शावर जो होगा ये इस घटना को हम लोग सल्फर शावर के नाम से जानेंगे। सल्फर शावर के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। सल्फर शावर की घटना किस प्लांट में पाई जाती है, तो आप लोग बताइएगा पाइन ट्री में। इतनी सारी जानकारी हम लोगों ने पाइन ट्री के बारे में बताई आपको, तो ये आप सभी लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि मेसोफिल कोशिकाएं किस पौधों में पाई जाती हैं या कहां पाई जाती है। मेसोफिल कोशिकाएं किसी पौधे में कहां पाई जाती है, इसकी लोकेशन क्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पौधों के अलग-अलग भाग होते हैं। अगर हम लोग देखें कि पौधों में बीज, पत्ती, तना और जड़, ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि पौधों में विशेष प्रकार में पत्ती वाला भाग होता है, पत्ती वाला भाग होता है। और इसी पत्ती के द्वारा पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो पत्तियां होती है अपना भोजन निर्मित करती है। अब मैं सबसे बाहरी परत पर डिस्कशन करूंगा कि किसी भी पौधे की या कोई भी प्लांट है उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो होता है एपिडर्मिस। अब बाहरी 2 परतें यानी 2 एपिडर्मिस के लेयर के बीच में जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उस वाले समूह को हम लोग मेसोफिल के नाम से जानते हैं। मेसोफिल कोशिकाएं किसी भी पत्ती में वो भाग है जहां पर क्लोरोफिल समूह प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो मेसोफिल कोशिकाओं का संबंध किसी भी पौधों के कौन से भाग से है, पत्ती भाग से है। मैंने आपको एक जानकारी और भी दी कि मेसोफिल कोशिका के द्वारा जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किया जाता है जिसके द्वारा पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्मित करते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंदर सौर ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास में लीफ पत्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेसोफिल कोशिका। चलिए सेशन को हम लोग आगे मूव करते हैं। स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आज का लिखा है, एसएससी एमटीएस ने इसको टारगेट किया है। मैंने आपसे पहले ही ये जानकारी आपको दे दी है कि आज के सेशन में हम लोग स्पेशल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत कम लोगों को ये पता होता है। क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्टोपस समुदाय का एक उदाहरण है। ऑक्टोपस एक एनिमल होता है, ये किस समुदाय से बिलोंग करता है ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन अलग-अलग प्रकार का होता है। अगर मैं बात करूं एनिमल को क्लासिफाई करने की, तो 2 टाइप के एनिमल हमारे पास में होते हैं इनके सेल के बिहाफ पर। पहला होता है जिसको हम लोग बोल देंगे प्रोटोजोआ। पहले हो जाएंगे प्रोटोजोआ और सेकंड हो जाएंगे मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में क्या फर्क होता है इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जितने भी प्रोटोजोन होते हैं कोई यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। यानी मैं आपको यहां लिखना चाहूंगा कि इनकी जो कोशिका होती है इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। इनके अंदर प्रोटोजोआ में। देखिए प्रोटोजोआ से ढेर सारे रोग हमारे अंदर होते हैं, जैसे मलेरिया हम लोगों ने पढ़ा है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वायरस, है ना, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। आगे काला जार नामक एक बीमारी होती है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे प्रोटोजोआ के काफी डिजीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम पढ़ेंगे मेटाजोआ को। मेटाजोआ क्या होता है, देखिए मेटाजोआ यानी कि ऐसे जीव जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक कोशिका होती हैं, जिन्हें हम लोग मल्टीसेलुलर एनिमल के नाम से जानते हैं, बहुकोशिकीय जीव को जानते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल करूं तो मेटाजोआ अलग-अलग प्रकार के होते हैं। शुरुआती दौर पर इसमें पोरीफेरा, सेलेंटेटा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्पेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ऐसे ढेर सारे इसके अंदर फाइलम आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं फाइलम में से एक फाइलम होता है जिस फाइलम का नाम होता है मोलस्का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थ्रोपोडा के बाद में ये फाइलम आता है डियर स्टूडेंट मोलस्का। मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, यानी ऐसे जानवर जिनका जो शरीर होता है बहुत ही मुलायम होता है, कोमल होता है और सॉफ्ट बॉडी होता है। इन्हें हम लोग बोलते हैं मोलस्का के जंतु।
अब मोलस्का जंतु से बिलोंग करता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो आता है वो मोलस्का का ही एक प्राणी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। इसे हम लोग राक्षसों की रानी के नाम से भी जानते हैं, राक्षसों की रानी, या फिर इसको हम लोग डेविल फिश के नाम से भी जान सकते हैं, डेविल फिश। अब डेविल फिश इसको हम कहते हैं राक्षसों की रानी। इसके अलावा ऑक्टोपस के एक महत्वपूर्ण फैक्ट को मैं आपको शो करना चाहूंगा कि जितने भी मोलस्का के प्राणी होते हैं उनके ब्लड के अंदर ब्लू कलर का पिगमेंट पाया जाता है, यानी इनका जो ब्लड होगा वो नीले रंग का होगा। जैसे हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि इसकी वजह होती है हमारे अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूं कि अगर किसी भी प्राणी में नीले रंग का ब्लड है तो उस नीले रंग का प्रमुख कारण क्या माना जाएगा? देखिए, ब्लड के कलर के लिए उनके पिगमेंट जो है वो रिस्पांसिबल होते हैं कि इनका जो ब्लड होता है वो नीले रंग का होता है। उस नीले रंग का प्रमुख कारण होता है हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट। हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट जो इनके ब्लड में पाया जाता है, जिससे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा। हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन कंटेंट होता है। वैसे ही हीमोसाइनिन जो होता है एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इसका जो रंग होता है वो हो जाता है नीला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मोलस्का। मोलस्का अपशिष्टों का एक समूह है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास में मोलस्का। आर्थ्रोपोडा अगर हम देखें तो जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है आर्थ्रोपोडा, यानी कि लगभग 2/3 जानवर जो है जंतु इस जगत के वो सभी ऑक्टोपस जो आर्थ्रोपोडा है उसके अंदर बिलोंग करते हैं। अगर मैं इकाइनोडर्मेटा की बात करूं तो इकाइनोडर्मेटा अगर हम देखें अपशिष्टी प्राणियों का लास्ट फाइलम होता है जो मोलस्का के बाद आता है। जैसे आप लोगों ने स्टारफिश का नाम सुना होगा, तो स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा से ही बिलोंग करती है। स्टारफिश जो होती है मोलस्का इकाइनोडर्मेटा के अंदर बिलोंग करती है। एक आता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा क्या है? हेमिकोडेटा हम लोग बोलते हैं लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी बट वो लार्वर स्टेज में थी। इसके कुछ एग्जांपल जो अगली क्लासेस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हेमिकोडेटा में जैसे सेपोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, ऐसे कुछ एग्जांपल आते हैं एनिमल के जो हम लोग हेमिकोडेटा के अंतर्गत इन्वॉल्व करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ी एग्जाम्स टारगेट ये करता है, इसलिए इनको आप अच्छे से समझें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया मोलस्का। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का टारगेट किया हुआ है। क्वेश्चन है जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? जेलीफिश जो होती है वो किस समुदाय से बिलोंग करती है? मैंने कहा ये भी एनिमल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि एनिमल क्लासिफिकेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। देखिए, जेलीफिश मैंने आपसे अभी जस्ट कहा कि जो मेटाजोआ होता है, मेटाजोआ जंतु जगत में जो मेटाजोआ जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीवों को रखते हैं, इस मेटाजोआ में पहला टर्म आता है पोरीफेरा का। पोरीफेरा को हम लोग अभी डिटेल पढ़ेंगे। पोरीफेरा के बाद के जंतु कहलाए सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा यानी कि इन्हें हम लोग निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, निडेरिया। ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इनका पूरा डिटेल क्लास में आगे आपको देने वाला हूं। सिलेंड्रेटा निडेरिया एक ऐसा फाइलम माना जाता है जिनके एनिमल्स, जब आप देखोगे तो उनके एनिमल्स के माउथ के पास कुछ स्टिंगिंग सेल्स देखने को मिलती है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हाइड्रा। हाइड्रा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कई बार एग्जाम में हाइड्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो एनिमल होते हैं उनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो माउथ के पास स्टिंगिंग सेल्स होती है। स्टिंगिंग सेल्स होती है, टिश्यू लेवल का इनका बॉडी होता है, और भी कई सारे इनके अंदर हम लोग जैसे सिमेट्री को देखेंगे, हम लोग इनके अंदर सीलोम क्या है होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसी हाइड्रा इसको हम लोग बोलते हैं, हाइड्रा हम लोग बोलते हैं। इसी में एक एनिमल आता है हमारा जेलीफिश। देखिए, नाम से ये फिश है पर ये ट्रू फिश नहीं मानी जाएगी। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मोदय एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये कौन सी ट्रू फिश है, कौन सी फॉल्स फिश है। जैसे सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का एक इंसेक्ट माना जाता है। ऐसे ही क्रे फिश आर्थ्रोपोडा में एक नॉन इंसेक्ट के अंदर आता है। मैंने आपको अभी पढ़ा डेविल फिश मोलस्का के अंदर हम लोग ऑक्टोपस को बोलते हैं। जैसे स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा से आता है, ये भी ट्रू फिश नहीं है। तो ऐसे ढेरों सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जो ट्रू फिश नहीं होती है। तो हाइड्रा इसका पहला एनिमल हो जाता है। सेकंड आप लोग पढ़ रहे हो जेलीफिश। तो जेलीफिश ये भी किससे बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट? तो ये सिलेंड्रेटा से ही बिलोंग करता है। जेलीफिश इसको हम लोग कहते हैं।
देखिए इसमें और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थर्ड नंबर पर मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर कोरल रीफ। आपने कोरल का नाम जरूर सुना होगा। कोरल, यदि आपने नहीं सुना तो एक छोटा सा टॉपिक है, द ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति इन्हीं कोरल एनिमल्स की वजह से बनी है, इन्हीं कोरल की वजह से बनी है। द ग्रेट बैरियर रीफ, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मानी जाती है जो कोरल्स के द्वारा बनी होती है। इसके अनादर और भी कई एग्जांपल हैं जो मैं बताऊंगा। एक और भी अच्छा फैक्ट यहां से बनता है, हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा, इस हाइड्रा के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होता है। क्या होता है कि जब शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी जो वो अंग है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, और इस वाले प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन पावर के नाम से जानते हैं। हिंदी वाले बच्चे इसको पुनरुद्भवन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रा ऐसा प्राणी है जिसमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा पाई जाती है, पुनरुद्भवन की। इसके सेकंड नंबर पर एक एनिमल आता है जिसका नाम है प्लेनेरिया, जिसकी जानकारी मैं आगे देने वाला हूं। अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो जल्दी से रीजनरेट हो जाता है? तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारे अंदर जो लिवर होता है, ये लिवर की जो सेल्स होती है हेपेटोसाइट्स, ये हेपेटोसाइट सेल्स जल्दी से रीजनरेट कर लेती है। फिर एक सेकंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस अंग में बिल्कुल भी रीजनरेशन पावर नहीं होता है, यानी कि यहाँ की सेल क्षतिग्रस्त अगर हो जाती है तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क की जो सेल है कभी भी रीजनरेट नहीं करती, ये आपको ध्यान से समझ में आ गया। चलिए, तो हाइड्रा सिलेंटेटा से बिलोंग करेगा, जेलीफिश सिलेंटेटा से बिलोंग करेगी, कोरल जो भी है ये भी सिलेंटेटा से बिलोंग करेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो जेलीफिश है वो सिलेंटेटा या फिर निडेरिया से बिलोंग करता है। निडेरिया यहां पर दिया गया, फाइलम निडेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है एसएससी सीजीएसएल का टारगेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में एक प्रकार का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी से आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, सॉरी माफी चाहूंगा, विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक है, विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक है, विलियम हार्वे। कार्ल लैंडस्टीनर का संबंध भी रक्त से है, पर उनके द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र को खोजा था। दो प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं। नंबर 1 पर हम लोग पढ़ेंगे, इसके भी दो प्रकार आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप लोग देखिएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। सेकंड नंबर पर आ जाता है, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, बंद परिपथ संचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, ये दोनों क्या होता है? एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए जब रक्त खुले मार्गों में बहता है, यानी कि रक्त बंद वाहिनियों में ना बहकर खुले मार्गों में बहे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। यानी यहाँ रक्त खुले मार्गों में बहता है, यहाँ किसी प्रकार की कोई वाहिनियां नहीं पाई जाती है। एक थैलेमो स्ट्रक्चर में इनके सारे ऑर्गन डूबे रहते हैं और इन्हें हम लोग कहेंगे खुले मार्गों में रक्त बहना। बंद परिवहन तंत्र क्या होता है कि जब रक्त खुले मार्गों में ना रहकर किसी बंद वाहिनियों के द्वारा शरीर के अंगों तक पहुंचे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। जितने भी उच्च स्तर के प्राणी होते हैं उन सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे आप हमारा एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे अंदर आर्टरी और वेन्स के थ्रू जो ब्लड होता है वो एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है। तो यहाँ पर पूछा गया है किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें एग्जांपल दिया है नेमेटोडा। ठीक है, नेमेटोडा का एक नाम और भी मैं आपको बता देता हूं, इसे हम लोग एस्केल्मेंथीस के नाम से जानते हैं। एस्केल्मेंथीस यानी कि ये एक प्रकार के कृमि होते हैं, इनका एक नाम और भी होता है कि इन्हें हम लोग गोल कृमि के नाम से भी जान सकते हैं। इनका नाम होता है गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म। आगे हम लोग बढ़ेंगे मोलस्का। तो मोलस्का की जानकारी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दी है। एक आता है यहाँ पर एनालिडा। एनालिडा यानी कि जिसके अंदर केंचुआ, नेरीज, जोंक, ये ऐसे एनिमल यहाँ पर बिलोंग करते हैं, और एक एक पक्षी। अब इनमें से कौन सा आंसर इसका सही रहेगा? तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुला परिसंचरण तंत्र एक पहचान होती है किसकी? मोलस्का के प्राणियों की।
मोलस्का के प्राणियों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मोलस्का के प्राणियों में। ठीक है, पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो मिला था वो मिला था एनेलिडा के जंतुओं में। केंचुआ इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो वहां हम लोग देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा मोलस्का। तो मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम टारगेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आज के सेशन का। इस क्वेश्चन को एसएससी सीपीओ ने टारगेट किया था। क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्गीकरण के स्टडियों के संदर्भ में शब्द मेमेलिया एक प्रकार का क्या है? शब्द मेमेलिया क्या होता है? मेमेलिया को आप सभी लोग जानते होंगे, इसका अगर हम हिंदी टर्म देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्तनधारी। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्तनधारी क्या है? स्तनधारी क्या है? देखिए, जिन स्टूडेंट्स को क्लासिफिकेशन का थोड़ा ज्ञान है उन्होंने देखा होगा कि जो क्लासिफिकेशन के अलग अलग चरण होते हैं। जैसे अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो इसके कुल 7 चरण हम लोग मानते हैं। पहला चरण होता है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं एक पूरा समुदाय या जगह, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? किंगडम। किंगडम बोलते हैं। उसके बाद में और भी इसके अलग अलग चरण होते हैं जिनके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जंतुओं को, जिसमें एक तो आ जाता है कॉर्डेटा और एक आ जाता है नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में ढेर सारे एनिमल आते हैं, जिसके अंदर प्रोटोजोआ, पोलीफेरा, सिलेक्टेटा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक की जानकारी होती है। और अगर मैं कॉर्डेट्स एनिमल की बात करूं या कॉर्डेटा को हम लोग ध्यान से देखें तो कॉर्डेटा के अंदर मत्स्य वर्ग से स्टार्ट होकर ये उभयचर तक सॉरी मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स तक ये यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। उभयचर भी इसके अंदर आ जाएगा, सरीसृप भी आ जाएगा, पक्षी वर्ग, और एक आ जाएगा हमारा मैमल्स यानी कि स्तनधारी। स्तनधारी यहां तक ये कंटिन्यू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो मत्स्य वर्ग से लेकर स्तनधारी तक की सारी चीजें आ रही है, इन्हें हम लोग कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं इनको? हम लोग क्लास कहते हैं। यानी ये आ जाएगी हमारे वर्ग के अंदर। क्या आ जाएगी? वर्ग के अंदर। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले होता है किंगडम। किंगडम के बाद में हम लोग बात करते हैं फाइलम की। चलिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये जो मेमेलिया है, ये मेमेलिया एक प्रकार का क्या आ जाएगा? हमारा क्लास आ जाएगा। ये एक प्रकार का वर्ग है। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की यहाँ पर बात हुई है। देखिए क्या होता है, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। हमने प्लांट के जब हम लोग अलग अलग फैमिली को देखेंगे, एक फैमिली होती है जिसका नाम होता है लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस कुल के पौधे। लेग्यूमिनस कुल के बारे में हम लोगों ने सुना है। लेग्यूमिनस कुल क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग मोस्टली दलहनी फसलों को भी लेते हैं। तो जितनी भी दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलें, वो सारी फसलें लेग्यूमिनस कुल से बिलोंग करती हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस कुल के पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती है, आप अगर इनकी जड़ों को स्पेशली देखोगे तो इनमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। रूट नोड्यूल्स का मतलब होता है छोटी-छोटी ऐसी गांठें पाई जाती है। जैसे सोयाबीन वगैरह हम लोग देख सकते हैं, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह सभी इनमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटी-छोटी गांठें होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये गांठें क्या है, इनका क्या फंक्शन है, आप ध्यान से देखिएगा। कभी भी लेग्यूमिनस कुल के पौधों को बाहर से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है। इसका कारण समझिएगा कि इन रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ये एक प्रकार का जीवाणु है। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? तो डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगा, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। पौधों के लिए नाइट्रोजन एक अनिवार्य तत्व है। पौधे अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। पौधों को नाइट्रोजन सीधा नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वायुमंडल में ऑलरेडी 78% नाइट्रोजन है। तो पौधे इसको नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि पौधे किस फॉर्म में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ का। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। तो मैं बताना चाहूंगा कि राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, जिस पौधे के साथ में ये है उसके साथ में एक सिम्बायोटिज्म ये क्रिएट करेगा, यानी कि एक सहजीवी संबंध। कौन सा संबंध? सहजीवी संबंध। और इस सहजीवी संबंध में ये दोनों एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन की आपूर्ति करवाई और जो भी पूरा खाना बनाएगा वो राइजोबियम को देगा। ऐसे और भी सिम्बायोटिज्म के ढेर सारे एग्जांपल है जो अगली क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कौन सा जीवाणु सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
देखिए सुडोमोनास ये एक प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बेसिलाई जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। एजोटोबैक्टर जो उर्वरक बैक्टीरिया माना जाता है, आगे इनके बारे में हम डिटेल क्लास पढ़ेंगे, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है कि लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है। लाइपेज जो एंजाइम है उसका उत्पादन शरीर के किस अंग के द्वारा किया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अलग अलग प्रकार के कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे आप लोगों ने पेप्सिन के बारे में पढ़ा होगा, पेप्सिन, इसके बाद में रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। रेनिन क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है, यानी कि दूध के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है, इसे कैल्शियम पैराकेसिनेट में, इसे कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा अगर हम लोग और भी बात करें, एक होता है टाइलिन, टाइलिन होता है, टाइलिन जो मुख गुहा में रिलीज होता है, पैराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ये क्या करता है, स्टार्च को माइटोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माइटोज में कन्वर्ट करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे जब हम लोग पैंक्रियास पर जाते हैं, ये दोनों निकलते हैं आमाशय से, आमाशय से ये मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी, बकल कैविटी से। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी अग्नाशय की यानी कि पैंक्रियास की, तो पैंक्रियास से भी निकलने वाले कुछ एंजाइम हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे एक होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो यहां से निकलता है। एक होता है लाइपेज, जिसके बारे में यहां पर पूछा गया है, लाइपेज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि लाइपेज का फंक्शन भी आप लोग समझ लीजिएगा। लाइपेज अग्नाशय से निकलने वाला एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है, वसा को वसीय अम्ल में ये कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आमाशय से मैंने एक आपको बताया लाइपेज, एक होता है ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, इसको आप लोग नोट करें। और एक हो जाएगा यहाँ पर एमाइलेज, क्या आ जाएगा, एमाइलेज। ये कितनी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी, और भी छोटी आती है यहाँ पर अभी एंजाइम बचे हैं, इलेप्सिन वगैरह, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका पैंक्रियास। तो लाइपेज जो होता है वो पैंक्रियास से होता है। इंसुलिन के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो बीटा सेल से निकलता है, जो हमारे अंदर ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जिसकी कमी से मधुमेह नाम का रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है। अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन का पूरा स्ट्रक्चर समझाया था कि ब्रायोफाइट क्या होते हैं, कि क्रिप्टोगेम्स जो पौधे होते हैं, क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स जो प्लांट होते हैं, इन क्रिप्टोगेम्स में पहले नंबर पर आ जाता है थैलोफाइटा। क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। ये अपुष्पी पादप माने जाते हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती। सेकंड नंबर पर आ जाता है ब्रायोफाइटा, क्या आ जाता है, ब्रायोफाइटा। और शायद हमारा क्वेश्चन ब्रायोफाइटा से संबंधित है। देखिए इतने अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा के बाद में आता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। अब ये ब्रायोफाइटा भी नॉन फ्लोरिंग प्लांट माने जाते हैं। इनमें भी जड़ तना पत्ती नहीं होती है, बट इनमें देखा जाए तो जड़ जैसी रचना स्टार्ट हो जाती है, वरना पर वो जड़ नहीं होती है। उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा को एक नाम से और पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस अगर हम लोग देखें कि जो जल और थल दोनों में रहता है, तो पादप जगत का उभयचर इसको हम लोग कहते हैं, पादप जगत का उभयचर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो जितने भी ब्रायोफाइटा के प्लांट होते हैं, उनका एक नेचर होता है, इनको हम लोग मॉस प्लांट के नाम से जानते हैं। इनका जो WSC पावर होता है काफी शानदार होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये अपने अंदर जल को ग्रहण करने या स्टोर करने की जो इनकी क्षमता होती है काफी मजबूत होती है। तो इन्हें हम लोग मॉस प्लांट के नाम से भी जानते हैं, मॉस प्लांट। इनके अलग-अलग ग्रुप्स भी होते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, एक मॉस प्लांट होता है, तो इनके अंदर वो भी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आया यहाँ पर कि ब्रायोफाइटा है, कौन एक ब्रायोफाइटा है। इसका सही जवाब हो जाएगा, मैंने जस्ट अभी लिखा है आपके सामने, कि जो मॉस होते हैं वो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं। मॉस किससे बिलोंग करते हैं, ब्रायोफाइटा से। इनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि WSC पावर काफी मजबूत होता है। ये अपनी क्षमता से ज्यादा पानी इकट्ठा करते हैं। इसका एक प्लांट मैं बताना चाहूंगा एग्जांपल में। एक प्लांट होता है इसका स्पैगनम,
स्पैगना, स्पैगना नाम का पौधा है जो अपने कुल भार का 17 गुना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इतनी ज्यादा मजबूत कैपेसिटी इसकी होती है। चलिए इनके बारे में और डिटेल हम लोग आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का मॉस प्लांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आज की सीरीज का क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आपके लिए। क्रिप्टो गेम्स क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्रिप्टो गेम्स के बारे में डिस्कस किया। क्रिप्टो गेम्स का सीधा मतलब होता है डियर स्टूडेंट जिनके अंदर पुष्प नहीं होते हैं, यानी कि अपुष्पी पादप या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्रिप्टो गेम्स जो होते हैं सीधा सीधा मैं आपको लिखना चाहूंगा कि इन्हें हम लोग अपुष्पी पादप के नाम से जानते हैं, यानी कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इनमें तीन कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनका क्या आंसर है। यहाँ पूछा गया आवृतबीजी वाले पौधे, तो ये इसका आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि क्रिप्टो गेम्स में आवृतबीजी नहीं आता है। ये फैंगलो गेम्स का एग्जांपल है। फ्लावरिंग प्लांट्स बिल्कुल फ्लावरिंग के अंदर नहीं होती। गैर पुष्पी पौधे की जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं पाई जाती, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें अनावृत बीजी दिया है। अनावृत बीजी यानी कि हम लोग पढ़ते हैं जिनको हम लोग बोल देंगे जिम्नोस्पर्म के प्लांट, ये भी हमारा फैंगलो गेम्स के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा क्रिप्टो गेम्स का गैर पुष्पी पादप है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सीएचएसएल के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। किस उदक में भारी लिग्निफाइड दीवारें होती हैं? देखिए प्लांट टिश्यू का ये क्वेश्चन है। मैंने कहा है अच्छी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, एक अच्छा कंटेंट सभी को प्रोवाइड यहां से किया जाएगा। एसएससी सीएचएसएल ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस ऊतक में लिग्निफाइड दीवारें होती है। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे प्लांट टिश्यू की बात करें, हम लोग प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट, तो मेनली को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पर होता है जिसको हम लोग कहते हैं विभोजोतक। क्या होता है? विभोजोतक उतक। विभोजोतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जब विभोजोतक के बाद में सेकंड टाइप आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थायी ऊतक। कौन सा ऊतक आ जाएगा? स्थायी ऊतक। मेनली हम लोग क्लासिफिकेशन को एग्जाम्स कवर करता है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। विभोजोतक का एक छोटा सा नेचर होता है कि नाम इसका विभोजोतक यानी इसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन चलता रहता है। ये भी तीन प्रकार का होता है, जैसे हम लोग इनको एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब हम फिलहाल डिस्कस करेंगे स्थायी ऊतक की। स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी ऊतक, एक होता है सरल स्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। नंबर 1 पर आ जाता है यहां पर पेरेन्काइमा। क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट? पेरेन्काइमा। नंबर 2 पर आ जाता है यहां पर कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा आप लोग मैं बोल रहा हूं, आप इसको ठीक से लिख लीजिएगा। और नंबर 3 पर आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा। क्या आ जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, पेरेन्काइमा पादप में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक है। अगर क्वेश्चन आता है कि जंतुओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक कौन है, which tissue is the most abundant in the plant, तो आपका आंसर रहने वाला है यहां पर पेरेन्काइमा। बट इन द एनिमल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब रहता है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो इसकी जो सेल्स होती है ना, इसकी सेल होती है वो केवल किनारों पर मोटी होती है, किनारों पर मजबूत होती है, क्योंकि इसके अंदर पैक्टिन नाम के पदार्थ का जमाव होता है। किसका जमाव होता है डियर स्टूडेंट? पैक्टिन नाम के पदार्थ का। बट हमारा क्वेश्चन तो यहाँ लिग्निन से संबंधित है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, इस स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल होती है वो पूरी की पूरी किससे कवर्ड रहती है? लिग्निन नामक पदार्थों से। किससे? लिग्निन। इसी की वजह से जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो मृत कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही सिंपल टाइप है कि स्क्लेरेनकाइमा कहां-कहां पाया जाता है। हम कोई भी फ्रूट लेते हैं, कोई सब्जी लेते हैं, कोई फल लेते हैं, तो उसका जो बाहरी छिलका होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है अंदर की चीजों को, तो वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। एसएससी सीजीएल ने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया है, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड बाय, यानी कि जो नारियल का अपर पोर्शन होता है जो थोड़ा हार्ड होता है वो किन सेल से बना हुआ है? तो एग्जाम में इसका डिस्क्रिप्शन आपको बताना है कि ये स्क्लेरेनकाइमा नामक जो ऊतक होता है उससे ये बना होता है।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिग्निफाइड सेल्स होती है कहां पाई जाएगी, स्क्लेरेंकाइमा के अंदर पाई जाएगी। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा कि यहां पर स्क्लेरेंकाइमा इसका सही जवाब देखने को मिलेगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सीएचएसएल का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आज के सेशन का। क्वेश्चन है हमारे पास में, शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फाइलोफाइसी के सदस्यों को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है। मैंने कहा है कि ये सेशन ऐसा सेशन रहेगा जो आपकी एग्जाम को टारगेट करेगा। आप केवल मन लगाकर इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि ये ऐसे कंटेंट, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं सभी को मिल पाए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, शैवाल यानी कि जो एल्गी जिसे हम लोग कहते हैं, वर्गीकरण के संबंध में फाइलोफाइसी के सदस्यों को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि जो एल्गी होती है, शैवाल जिसे हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पूरा फाइकोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चलकर। शैवालों को फाइकोलॉजी, शैवालों के 3 अलग अलग ग्रुप होते हैं, यानी कि वर्ग होते हैं। नंबर 1 वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो शैवालों में नंबर 1 पर आ जाता है डियर स्टूडेंट, रोडोफाइसी नाम की शैवाल। कौन सी शैवाल? एक ग्रुप होता है इसका, रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी में रेड आ रहा है छुपा हुआ, तो ये लाल शैवाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाल शैवाल कहलाते हैं। ये कहता है रोडोफाइसी। नंबर 2 पर आ जाता है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी नाम की शैवाल, क्लोरोफाइसी। अब आपको पता है कि क्लोरोफाइसी में क्या मिलेगा, ये क्लोरोफिल मिलेगा, और जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहां शैवाल हो जाती है हरी शैवाल, तो इन्हें हम लोग कहते हैं हरा शैवाल, हरा शैवाल। और नंबर 3 पर आ जाता है फाइलोफाइसी। क्या आ जाता है? फाइलोफाइसी। तो फाइलोफाइसी जिसका क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर अवेलेबल है, फाइलोफाइसी। और इन्हें डियर स्टूडेंट हम लोग भूरा शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, भूरा शैवाल, भूरा शैवाल। अब मैं थोड़ा सा पिगमेंट का भी डिस्कशन आपसे करना चाहूंगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। तो यहाँ पर क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा स्टूडेंट? क्लोरोफिल। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लाल शैवाल में क्या पाया जाता है, तो पिगमेंट जिसकी वजह से इनका कलर लाल होता है, ये होता है आप लोगों का फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट, फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट, फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट जो शैवाल को क्या बना देता है? लाल शैवाल बना देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइलोफाइसी में ऐसा कौन सा पिगमेंट रहेगा जो इन्हें भूरा कर देता है, यानी इन्हें ब्राउन कर देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा फाइकोजेंथिन नाम का पिगमेंट, फाइकोजेंथिन नाम का पिगमेंट। देखिए बहुत ही यूनिक कंटेंट है, बहुत ही यूनिक कंटेंट है। आप इसे अपने नोट्स में लिखते चलें, बहुत ही लाभदायक रहेगी क्लास आपके लिए। फाइकोजेंथिन नाम का पिगमेंट। तो रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फाइलोफाइसी शैवालों के 3 ग्रुप हम लोगों ने पढ़े। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा कि फाइलोफाइसी किससे संबंधित है? भूरा शैवाल। हम लोगों ने इसको देखा ब्राउन एल्गी, बिल्कुल सटीक आंसर इसका रहेगा भूरा शैवाल। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन हमने लिखा पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा हुई थी? कल की क्लासेस में लास्ट सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। पेनिसिलिन क्या है? तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलिन एक प्रकार की प्रतिजैविक दवाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है? प्रतिजैविक दवाई। इन्हें हम लोग एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम से जानते हैं। अब ये एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो बैक्टीरिया को नष्ट करती है। अब पहली जो दवाई है, विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवाई जिसका नाम था पेनिसिलिन। अगर मैं एग्जाम्स में बात करूं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन विश्व की पहली प्रतिजैविक दवाई है, विश्व की प्रथम पहली जैविक दवाई। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिएगा इसकी खोज कैसे हुई। 1928 में 1928 में इसकी जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी मानी जाती है कि ये खोज गलती से हुई थी। मैं आपको बता दूं कि गलती से की गई खोज थी। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी मानी जाती है कि गले का एक संक्रमण हुआ था जिससे रिसर्च के लिए ये वर्क कर रहे थे। एक कवक के ऊपर इनको ये उगा रहे थे। नाम था इस कवक का पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस कवक का नाम भी मैं आपको लिख देता हूं कि जो कवक यहां पर इन्होंने इस्तेमाल किया था वो था पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से ही इसको प्राप्त किया गया था।
सीरीज का जो नाम है वो पेनिसिलिन रख दिया गया। पहली बार इसका प्रयोग किस पर हुआ था तो मैं आपको बता दूं, जानवर का नाम बताइए जिसको पहली बार प्रयोग किया, इसका नाम था चूहा। चूहे पर पहली बार इसको प्रयोग किया गया था पेनिसिलिन को। तो स्टूडेंट वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलिन एक प्रकार के कवक से प्राप्त की जाती है। इस कवक का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, पेनिसिलियम नोटेटम। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये खोज हुई थी। तो डियर स्टूडेंट हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से माना जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लुईस पास्चर। पास्चुरीकरण हम लोगों ने पढ़ा है। पास्चुरीकरण क्या है आगे की क्लासेस में और भी मैं आपको समझाऊंगा। दूध को बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाने के लिए उसे अलग-अलग टेंपरेचर पर गर्म करके ठंडा किया जाता है, जिसको हम लोग पास्चुरीकरण कहते हैं। रॉबर्ट कोच यहाँ हमने टीका बनाई, फेमस है टीबी का टीका। टीबी का टीका किसने बनाया था, तो ट्यूबरकुलोसिस से, तो वो रॉबर्ट कोच के द्वारा बनाया गया। तो इतनी जानकारी पेनिसिलिन के बारे में मैंने दी है, आगे की क्लासेस में और भी इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध कैस्कोग्राफ की खोज से है। देखिए कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि कैस्कोग्राफ क्या है, क्योंकि सामान्यतः कुछ इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं, और जब एग्जाम देखेगा एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है तो बड़ा ही यूनिक ये मेजरमेंट है कि कैस्कोग्राफ से मापते क्या है। तो स्टूडेंट पहले इसके बारे में आप समझ लीजिएगा कि कैस्कोग्राफ जो होता है वो पौधों में कितनी वृद्धि हो रही है, पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र होता है। तो पौधों में वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है कैस्कोग्राफ। और कैस्कोग्राफ को सर्वप्रथम जो निर्माण किया था वो किसने किया था, तो डियर स्टूडेंट मैं बता दूं जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैस्कोग्राफ का संबंध किससे है, तो पौधों की लंबाई मापने वाला ये यंत्र होता है, और इसे जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इसका संबंध माना जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैक्सीन का क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसके आविष्कार अग्रणी हुए। देखिए पोलियो वैक्सीन, पोलियो एक वायरस से होने वाला रोग होता है, वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग होता है पोलियो। एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। पोलियो के बारे में, इसके वैक्सीन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका विकास किसने किया। यहाँ अलग-अलग ऑप्शन हमारे पास में देके रखे हैं, जैसे लिनस पॉलिंग है जो 9 साल पे है, जॉन साल पे है, रॉबर्ट वेलबर्ग है और एंडेस्टी लीकर है। तो डिस्ट्रिक्ट इसकी कहानी थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि जो फर्स्ट वैक्सीन है या पहला टीका अगर हम लोग देखेंगे पोलियो वैक्सीन का, तो जॉन सॉल्क ने इस टीके का निर्माण किया था। किसने किया था डियर स्टूडेंट, जॉन सॉल्क ने इस टीके का निर्माण किया था। जॉन सॉल्क ने जो टीका बनाया था वो टीका था आईपीवी टाइप। आईपीवी टाइप का मतलब क्या होता है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जिसे इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता था। बट बाद में इस टीके को सेकंड अपडेट किया, तो सेकंड टीका था पोलियो का, यानी कि जब इसको ओरल बनाया गया। एक साइंटिस्ट हमारे बीच में है अल्बर्ट साबिन, जिन्होंने इसे ओपीवी के फॉर्म में भी प्रेजेंट किया लोगों के सामने। किस फॉर्म में डियर स्टूडेंट, ओपीवी के फॉर्म में। यानी ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होता है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन होता है जिसे ड्रॉपलेट के थ्रू दिया जाता है, जो आजकल दिया जा रहा है। तो ये दो अलग-अलग नाम आप लोगों को समझ में आने चाहिए। जॉन सॉल्क इसका नाम आ जाएगा, और सेकंड जब ओपीवी पूछा जाता है तो अल्बर्ट साबिन, इसलिए इसको साबिन वैक्सीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिएगा कि पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसका कौन अग्रणी रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में जॉन सॉल्क। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा टीके पूछे जाते हैं। पोलियो किससे होता है तो मैं पोलियो बता दूंगा, विषाणु से होता है। किससे होता है डियर स्टूडेंट, विषाणु से, विषाणु जनित रोग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन के सामने एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की शाखा कौन एक शाखा है जिसका संबंध उभयचरों के अध्ययन से किया जाता है, उभयचरों के अध्ययन से किया जाता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन में आप लोगों को कॉर्डेटा डिस्कस किया था, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, रिडक्लेटी होती है। तो इनमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मत्स्य वर्ग, है ना, मत्स्य वर्ग यानी कि जिसमें पूरी पूरी मछली आ जाती है। नंबर 2 पर आ जाता है यहाँ पर एम्फीबियन यानी कि उभयचर, नंबर 2 पर आ जाता है उभयचर। नंबर 3 पर यहाँ पर आ जाते हैं रेप्टाइल यानी कि आ जाएंगे सरीसृप, क्या आ जाएंगे सरीसृप। नंबर 4 पर यहाँ पर आ जाते हैं एविस ग्रुप यानी कि पक्षी, और नंबर 5 पर आ जाते हैं स्तनधारी मैमल्स।
एक क्वेश्चन आज के सेशन में रहा है कि स्तनधारी क्या है या उभयचर क्या है, सरीसृप क्या है, ये सभी का क्लास है, यानी कि ये वर्ग है। क्या है स्टूडेंट, ये वर्ग है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि किसका संबंध है। देखिए यहाँ पर एक ब्रांच पूछी गई है। अगर हम लोग देखें कि मत्स्य वर्ग का जो अध्ययन होता है वो इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। काफी बच्चे सोचते होंगे सर इसको तो हम लोग पिसीकल्चर पढ़ते हैं, तो डियर स्टूडेंट पिसीकल्चर में इसका पालन किया जाता है मछलियों का, बट अगर अध्ययन पूछा जाएगा द स्टडी ऑफ फिशेस तो आपको बताना है वहां पर इक्थियोलॉजी। सेकंड इसके अंदर आ जाता है उभयचर और सरीसृप। इन दोनों के बारे में एक ही टर्म मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सरीसृप होते हैं रेनकल्स चलते हैं रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, तो हर्पेटोलॉजी इसका ब्रांच का नाम होता है। और हर्पेटोलॉजी में सरीसृप के साथ-साथ हम लोग उभयचर का स्टडी भी करते हैं। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से निकल कर आ रहा है कि हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा, तो हर्पेटोलॉजी सरीसृप और उभयचर का अध्ययन हो जाएगा। अगर हम लोग पक्षियों के अध्ययन की बात करें तो डियर स्टूडेंट पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इन द लास्ट स्तनधारी को हम लोग कहेंगे मैमनोलॉजी। क्या कहेंगे, मैमनोलॉजी। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण ब्रांचेस है सारी की सारी। मत्स्य वर्ग, इक्थियोलॉजी, उभयचर और सरीसृप को हम लोग हर्पेटोलॉजी के नाम से जानेंगे। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है और स्तनधारी को हम लोग मैमनोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जिसका संबंध उभयचर से है, हम लोगों ने उभयचर को पढ़ा है हर्पेटोलॉजी, तो हर्पेटोलॉजी इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल आप लोग इसको देखिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ब्रांच भी है जहां हमने पढ़ा दिया कि उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। ये इथियोलॉजी क्या होती है, तो मानवीय व्यवहार का या मानव व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, एग्जाम्स में पूछा जाता है इथियोलॉजी किसका अध्ययन है। मैमनोलॉजी में अभी आपको पढ़ा दिया स्तनधारी का अध्ययन। और ये जो मॉर्फोलॉजी होती है जिसको हम लोग हिंदी में आकारिकी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से स्टूडेंट, आकारिकी। तो ये आकारिकी जो होती है ये बाह्य संरचना का अध्ययन होता है, आउटर स्ट्रक्चर। बाह्य रचना का जो अध्ययन होगा ये मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है अगले एग्जाम में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं। आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि रक्त जमने, थक्का जमने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव होना रुक जाता है, इसे क्या कहते हैं। कल के सेशन में जिन बच्चों ने कल का सेशन नहीं देखा है, लास्ट सेशन, वो पार्ट नंबर 1 ले लीजिएगा, 10 पेज का पार्ट नंबर 1। वहां आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। घाव से रक्तस्राव होना रुक जाता है, कि रक्त जब बहना बंद हो जाए। कल की क्लासेस में भी ब्लड क्लॉटिंग को लेकर कुछ क्वेश्चंस थे, तो जरा ध्यान से समझिएगा कि रक्तस्राव का रोजाना क्या कहलाता है। तो पहला प्रोसेस इसमें किण्वन। देखिए किण्वन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन में होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें किन्हीं भी जटिल कार्बनिक पदार्थों को, ध्यान से समझिएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थों को हम लोग बदलेंगे सरल कार्बनिक पदार्थों में। किसमें बदलेंगे, सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, तो कल का क्वेश्चन ये हमारा था एंजाइम्स की प्रेजेंस में करते हैं। एंजाइम की प्रेजेंस में करते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ, एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थ में अगर बदल रहा है तो उस प्रक्रिया का नाम है किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया। आगे हम लोग बात करते हैं कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है जमाव, कोएगुलेशन। तो डियर स्टूडेंट इसका जो टर्म है ना एग्जाम में कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि स्कंदन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, स्कंदन प्रक्रिया। तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से आ रहा है कि स्कंदन की प्रक्रिया में जो ब्लड होता है अगर उसका स्त्राव किसी अंग के द्वारा हो रहा है तो वो जमा हो जाता है, वो जम जाता है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो होगा कोएगुलेट। कोएगुलेट। अब मैं आपको बता देता हूं कि कोएगुलेट कौन होगा। कोएगुलेशन का मतलब होगा जो रक्त को जमा दे। पर इसके कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि प्रतिस्कंदन पदार्थ क्या होते हैं। प्रतिस्कंदन पदार्थ क्या होते हैं, तो इन पदार्थों के बारे में आपको बताना है। देखिए ऐसे पदार्थ जो एंटीकोएगुलेट होते हैं, जो रक्त को जमने से रोकते हैं, जमने से रोकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी वाहिनियों में कभी भी रक्त जमा नहीं होता, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रोटीन है जिसका नाम है हिपेरिन नाम का प्रोटीन, जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। कभी-कभी आपको मैंने पढ़ा होगा कि जब जोक का अटैक होता है, लीच जब हमें कहीं हिट करती है, तो वहां पर ध्यान रखना जोक के अंदर से भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो एंटीकोएगुलेट होता है और इसका नाम है हीरोडिन नाम का प्रोटीन। तो विशेष ध्यान दें कि जोक में कौन सा प्रोटीन होगा जो एंटीकोएगुलेट होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं हीरोडिन।
क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, हीरोडिन, और इसीलिए इसका नाम जो है हीरोडिन एरिया पड़ जाता है। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोएगुलेशन इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमने में कुछ महत्वपूर्ण काम आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर बात करें कि विटामिन के जो रक्त का थक्का जमा देता है, और भी इसमें पेप्सिन नाम का एक एंजाइम आता है जो रक्त का थक्का जमा देता है, कैल्शियम इसके अंदर एक प्रमुख रोल प्ले करेगा। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से देखे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में आया हुआ है कि शरीर में किसकी अत्यधिक मात्रा गठिया की वजह बन जाती है। गठिया यानी कि इसे हम लोग गाउट डिसीज के नाम से भी जानते हैं। गठिया रोग क्या होता है, गाउट डिसीज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो गठिया में क्या होता है कि हमारी बोन्स के आसपास यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। अत्यधिक जमाव की वजह से गाउट डिसीज होता है। तो विशेष विशेष ध्यान दें कि यहाँ ऑप्शन हम लोग देखेंगे, देखो पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर रहने वाला है यहाँ पर कि यूरिक एसिड का जब अत्यधिक जमाव हो जाता है तो उसे हम लोग गाउट डिसीज के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता है लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से क्या होता है, तो जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव होता है तो वहां मांसपेशियां थकना प्रारंभ कर देती है। यानी क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में थकने का प्रमुख कारण क्या होगा, तो वहां होगा मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव। चलिए तो बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से एक गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन है। देखिए अपशिष्ट पदार्थों की अगर हम लोग बात करें, वेस्ट मटेरियल की बात करें, तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है गैर बायोडिग्रेडेबल और एक होता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि इसको हम लोग बोल देंगे जैव निम्नीकरण पदार्थ, जैव अपघटनीय पदार्थ के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं, जैव अपघटनीय पदार्थ। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, जैव अपघटनीय पदार्थ, जैव अपघटनीय पदार्थ, अपघटनीय पदार्थ यानी कि होते हैं बायोडिग्रेडेबल, और एक होते हैं जैव अनअपघटनीय पदार्थ यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या हो जाएंगे, जैव अनअपघटनीय पदार्थ, अनअपघटनीय अपघटनीय पदार्थ, ये आ जाएंगे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए इनके बारे में मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं क्या होता है। देखिए जैसे सब्जियों के छिलके हैं, कुछ फल फ्रूट्स के छिलके हैं, जब हम लोग कहीं डालते हैं तो कुछ समय के बाद में इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जैव अपघटनीय का मतलब हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक के द्वारा इन्हें नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर हम लोग इन्हें नष्ट करना चाहें, अगर हम इन्हें नष्ट करना चाहें तो इन्हें नष्ट किया जा सकता है। कैसे, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, इनके द्वारा। जैव अपघटनीय पदार्थ क्या होते हैं कि इन्हें हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इन्हें हम लोग अपघटनीय नहीं कर सकते, अपघटन का नहीं हो सकता, क्योंकि लंबे समय तक हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, वातावरण में पड़े रहते हैं। तो ध्यान से समझना, जैसे कागज हो गया, कागज जो है वो जैव अपघटनीय के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो डेड एनिमल होता है मृत पशु, ये बैक्टीरिया के अटैक के द्वारा इसे डिकम्पोज किया जा सकता है। सब्जियों के छिलके भी यहाँ पर डिकम्पोज किए जा सकते हैं। पर हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल देखना है, तो यहाँ प्लास्टिक इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लंबे समय तक प्लास्टिक पड़ा रहता है, इसके ऊपर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता, फूल को भी नष्ट किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा जो एसएससी सीपीओ ने टारगेट किया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से निकलने वाली जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं। मक्का और तने के निचले सिरे से निकलने वाली जड़ें क्या होती है। देखिए जड़ों के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर मैं जल्दी से इसको डिस्कस करूं तो जड़ मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार की होती है। पहली जड़ को हम लोग करते हैं, जैसे एक होती है, अगर नॉर्मली कोई एक मैन रूट यहां से निकली है, एक मैन रूट यहां से निकली है, एक मैन रूट और इससे ढेर सारी छोटी-छोटी रूट्स अलग-अलग निकली है, तो इस रूट को हम लोग प्राथमिक जड़ के नाम से जानते हैं, प्राथमिक जड़। और ये जो छोटी-छोटी रूट्स होती है इन्हें हम लोग सेकेंडरी रूट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि द्वितीयक जड़। ठीक है, जब ये होगा, जब जड़ों का रूपांतरण कुछ इस प्रकार हो कि कोई भी प्राथमिक जड़ नहीं हो, सारी की सारी जड़ इस प्रकार फाइबरस होती है, रेशेदार होती है, तो इन्हें हम लोग रेशेदार जड़ के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग रेशेदार जड़ के नाम से जानते हैं जो फाइबरस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेशेदार जड़ होती है, ये रेशेदार जड़ एक बीजपत्री पौधों के अंदर पाई जाती है। जो मोनोकॉट्स होते हैं एक बीजपत्री पौधे, और जो सेकेंडरी प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट होती है इस प्रकार की, इन्हें हम लोग बोलते हैं मूसला प्रकार की जड़ या टैप रूट। मूसला जड़ या इसको हम लोग बोल देंगे टैप रूट, टैप रूट। तो ये जड़ें द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पाई जाती
इसमें पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पाई जाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर यहाँ जो क्वेश्चन हम लोग देखने को मिल रहा है कि यहाँ मक्का, उसके बाद में गन्ना, इसके निचले सिरे पर जो जड़ें पाई जाती है इनका आप लोग जरा ध्यान से देखना। देखिए बरगद में सहारे के लिए भी जड़ें होती हैं। अगर आप मक्का का प्लांट देखोगे तो मक्का में इस प्रकार का एक पौधा होता है जहां पर नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। ये भूमि है, इस भूमि से इसको यांत्रिक सहायता मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए यहाँ से कुछ जड़ें निकलती है। ये हमारी जड़ों का ही प्रकार है, एक प्रकार की जड़ें होती है क्योंकि इनके अंदर नीचे रेशेदार जड़ पाई जा रही है, तो तने को सहारा देने के लिए ये जड़ें निकलती है। तो इन जड़ों को हम लोग अब स्तंभ मूल के नाम से जानते हैं। अब स्तंभ मूल यानी कि इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टिल्ट रूट, है ना, स्टिल्ट रूट। तो इसका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही होने वाला है। जैसे आप लोगों ने गन्ना या बांस में ऐसी जड़ों को देखा होगा जो भूमि के पास प्रेजेंट होती है, इन जड़ों को हम लोग अब स्तंभ मूल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बरगद के अंदर जो जड़ें होती हैं जो शाखाओं से निकलती है और भूमि में धंस जाती है ताकि उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिले, तो उन जड़ों का नाम होता है कि अगर क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट कि बरगद के अंदर कौन सी जड़ होगी, तो बरगद के अंदर जो जड़ होगी इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ मूल। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। यानी कि प्रॉप रूट्स और ये होती है स्ट्रेट रूट्स, यानी दोनों जड़ें महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके जो एग्जाम से आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।